खबरों को विस्तार से देखते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में सेंटर में सोमवार से G20 थिंक 20 की 2 दिनी बैठक की शुरुआत हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बैठक में G20 के सदस्य देशों से करीब 70 मंत्री और अतिथि समेत भारत के अन्य राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भोपाल में आज से G20 की थिंक 20 का आगाज हो गया। सीएम शिवराज ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवन शैली समेत कई विषयों पर 2 दिन मंथन किया जाएगा। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ अलग अलग देशों से आए मेहमानों ने पौधारोपण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें प्रकृति का शोषण नहीं, दोहन करने की तरफ सोचना होगा। हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, हम में सब शामिल है। कुछ देश ज्यादा कर रहे हैं। जो विकसित देश हैं उन्हें संसाधनों का दुनिया का अंधाधुंध दोहन किया है। भौतिक प्रगति की चाह में आगे निकल गए, कई पीछे रह गए। हम ये सोचें कि प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हो तो तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आप आम का पेड़ ही काट दो तो इसको कहते हैं शोषण। हमने भौतिक प्रगति की चाह में प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि अतिथि हमारे लिए भगवान हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। सारा मध्य प्रदेश प्रसन्न है। आज आप यहां पधारे हैं। अभी जब तेज तुलसी जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राजा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा नहीं, भारत गेस्ट को गॉड मानता है। अतिथि देवो भवा हमारी परंपरा है। ये भारत की परंपरा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप राजा नहीं, आप भगवान जैसे हैं हमारे लिए। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। G20 के तहत भोपाल में आयोजित थिंक 20 कार्यक्रम में भाग लेने आए विदेशी डेलीगेट्स काफी खुश हैं। फ्रांस से आए डॉक्टर निकोलस ने कहा कि वे स्वागत से काफी खुश हैं। I'm feeling very well, and there is a very warm welcome in Madhya Pradesh, in Bhopal. We are continuing the work we have started a few days ago in Delhi, right? So this is also very good to breathe a different air, and to have really such a warm welcome while we are trying to address such difficult problems. भोपाल में आयोजित G20 कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि और विद्वान शिरकत कर रहे हैं। G20 की थीम इस बार वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। यह भारत का बहुत प्राचीन विचार है। ये हमारे साथ वो विदेशी डेलीगेट्स थे जो यहाँ पर इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने आए हैं और इनका कहना है कि जो अमृत यहाँ से निकलेगा वो पूरी दुनिया के लिए काफी मददगार साबित होगा और मध्य प्रदेश की मेहमान नवाजी से वो काफी खुश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले टिकट की दौड़ शुरू हो चुकी है। अभी से नेता अपना टिकट फिक्स करना चाहते हैं, जिसको लेकर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने से लेकर दावेदारी तक करने में वो लोग जुटे हुए हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन अब छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सियासतदान अभी से ही चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। इस कड़ी में 70 प्लस के हो चुके पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपने एक बयान से सनसनी फैला दी है। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को चुनौती दी है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकी है। उन्होंने पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल में कहा कि अगर पार्टी आलाकमान चाहेगी तो मैं कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। बीजेपी हमेशा ये आरोप करती है कि कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाती किसी स्ट्रांग कैंडिडेट को। आप तैयार हो क्या उनके खिलाफ जाने के लिए चुनाव लड़ने? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा साहब और हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी जिस सर्वमत निर्णय लेंगे और मुझे कहेंगे गौरीशंकर चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगा। गौरीशंकर बिसेन के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो 70+ के हो चुके हैं, इसीलिए उनका टिकट कट रहा है और वो कमलनाथ के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, कमलनाथ जी के कारण, उनके प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सतह पर है। जब 70+ के होने के कारण उनका टिकट कट रहा है तो वो कमलनाथ जी के नाम पर अपनी राजनीति बचाना चाहते हैं और अपनी भतीजी को लड़ाकर परिवारवाद को भी दिखाना चाहते हैं। खैर, भाजपा में परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, इस बात को बिसेन साहब के इस बयान से समझा जा सकता है। और वो कितने फ्रस्ट्रेशन में है ये दिखता है कि वो अभी एक आदिवासी अधिकारी को माँ बहन की गाली भी बकते हुए पाए गए हैं। तो इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में कांग्रेस की हाथ के पंजे की सरकार आने वाली है। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा मिलने वाला है और किसानों की कर्ज माफी होने वाली है। युवाओं को रोजगार मिलेगा, माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हमारे यहाँ कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में सदैव से युवा नेतृत्व को सही दिशा देकर उनको समय समय पे हमने तराशने का काम भी हमारे संगठन ने किया है। स्वाभाविक है, अगर उनके परिवार से कोई नई पीढ़ी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए आगे आई है तो स्वागत है, पर वो नहीं तय कर सकते। ये तय करने का काम संगठन की पार्लियामेंट्री बोर्ड और संगठन करता है कि कौन कहां से लड़ेगा। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां से कमलनाथ विधायक हैं और बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। इसके बावजूद गौरीशंकर बिसेन कमलनाथ को यहां से ही चुनौती देना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी नेता के लिए ये चुनौती आसान नहीं होगी, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर कांग्रेस ने ही कब्जा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन चुनावी साल में अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। इन अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वायदा सरकार ने तब किया था जब वो मैनिफेस्टो लाई थी और कहा था कि 10 दिन में नियमित कर देंगे, लेकिन इतना वक्त बीत गया और आज से प्रदेश के 54 विभाग के अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिन तक आंदोलन पर रहने वाले हैं। इसमें कई विभागों के कामकाज ठप होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में आंदोलन का दौर जारी है। प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर अनियमित कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों ने 20 जनवरी तक सभी कामकाज बंद कर हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। आंदोलनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। ये धरना प्रदर्शन अभी पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है, हर जिले में हो रहा है। पूरे 54 विभाग का कामकाज बंद है। हमारी मांग, हमने जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी है उन सबको 10 दिन के अंदर नियमित करेगी। पर आज 4 साल बीतने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। उसके लिए आज पूरे जितने भी प्रदेश के 54 विभाग हैं, हम सब आज 16 से जितने भी 54 विभाग के लोग हैं वो 16 से 20 तारीख तक हम हड़ताल पे बैठे हैं और हम सब अनियमित कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमको नियमित किया जाए। प्रदेश भर के 54 विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जिन विभागों में इनकी पदस्थापना है वहां पूरी तरह से कामकाज प्रभावित है। 50,000 से ज्यादा कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व समेत सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। अब इनके आंदोलन पर चले जाने की वजह से कामकाज ठप पड़ा है। उसमें हमको
को गुमराह करके वापस बुला लिया गया। 4-5 विधायक आए और आप लोगों की मांग जायज है, उनके ही सरकार की आई थी ना, कांग्रेस ही विधायक आए थे हड़ताल को स्थगित करने के लिए, और आपकी मांग जायज है, आपकी मांग बहुत जल्दी पूरी की जाएगी। और अभी तक 10वां महीना रनिंग चल रहा है, उनके तरफ से कोई संदेशा नहीं आ रहा है। बस 1-2 बार मीटिंग में बुलाया गया था और मीटिंग भी होता है, सभा का मात्र 5 मिनट का बैठक लिया जाता है, उसमें कोई एजेंडा का चर्चा नहीं होता है। अनियमित कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर 26 जनवरी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती तो वे 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे सरकार के कामकाज पर प्रभाव पड़ सकता है। जिस तरह से पूरी इनकी जो संख्या है, काफी लोग हैं वो आए हुए हैं, लगातार ये मांग है वो रख रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में आज काम काज ठप करके बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन ये लगातार कर रहे हैं। 1 दिवसीय सांकेतिक धरना है, इसके बाद आने वाले समय में और भी ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को जातिगत बंधनों से परे अपनी मर्जी से विवाह करने की अनुमति देता है। बैतूल में एक वकील ने भारत के संविधान को साक्षी मानकर अपनी दुल्हन का हाथ थामा। वरमाला के पहले मंच पर भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया, जिसके बाद वरमाला हुई। दूल्हा दुल्हन दोनों ने समाज से जातिवाद मिटाने और हर युवा को उनके अधिकार बताने के लिए संविधान को साक्षी मानकर विवाह किया। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हुए आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधते हुए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन बैतूल में एक ऐसी अनूठी शादी देखने को मिली जिसमें वर वधू ने भारत के संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामा। बैतूल के युवा वकील दर्शन बुंदेला और उनकी पत्नी राष्ट्रीय बचपन के दोस्त हैं और दोनों जातिवाद के घोर विरोधी हैं। साथ ही इन दोनों की भारत के संविधान में गहरी आस्था है। इसी वजह से इन्होंने अपनी शादी में वरमाला से पहले भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और संविधान को साक्षी मानकर वरमाला डाली। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में जाति की जड़ें फैल रही है और हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, किस प्रकार मतलब जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि चूंकि हमारा जो संविधान है वो इस देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी समुदाय का हो, कि कास्ट बेसिस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसी आधार पर आज हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए जो इस देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग, सभी समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार देता है, उसको पढ़ते हुए हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू चूज, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि आपकी पसंद का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। तो मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए जब हम साथ में पढ़ते थे तो मैंने राजश्री को पसंद किया था, राजश्री ने मुझे पसंद की थी और करीब 12 साल बाद आज वो दिन आया है जब हम लोगों ने नए जीवन की शुरुआत के साथ में रहने का। दर्शन बैतूल में वकालत करते हैं, जबकि राजश्री हरदा जिले के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। कॉलेज के दिनों से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही देश और संविधान को लेकर दोनों की एक जैसी विचारधारा। दोनों चाहते हैं कि देश की भावी पीढ़ियां संविधान में निहित अपने अधिकारों को समझें और जातिवाद मुक्त समाज का निर्माण करें। संविधान ही हमें प्रमुख 6 मौलिक अधिकार दिए हैं जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। उनमें से एक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी पसंद को चुनने का अधिकार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, और उसी को उपयोग करते हुए आज हम इस प्रेरणा सूत्र में बंधे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे देश में लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं और लोग इस चीज को समझते नहीं है कि ये भविष्य में कितनी मुसीबतें लेकर आता है। यदि आप अपनी पसंद को चुनने का अधिकार देते हैं तो इससे सभी का जीवन सुखमय होता है और उसी का उपयोग करते हुए आज हम इस शादी में जितने भी मेहमान आए थे उन सभी ने खड़े होकर संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। मेहमानों ने दर्शन और राजश्री की इस पहल की सराहना की। महत्वपूर्ण काम इसलिए भी है कि आज के समय में
जो जातिगत भावना चल रही है कि हमारी जात में शादी करना है, दूसरा आजकल लेन देन की बहुत ज़्यादा प्रथा हो गई है जिसको दहेज कहते हैं, उन सब चीज़ों से हटकर दर्शन एक डायनेमिक लड़का है और वकील है ही और सबको सहयोग भी करता है और बड़ा सोशल है, इसलिए उसका ये कदम बहुत ही अच्छा है और एक प्रेरणादायक है सभी युवाओं को जिनका विवाह होना बाकी है। अगर वो इस लाइन पे विवाह करेंगे तो दोनों परिवार का खर्च भी बचेगा और भावना भी अच्छी आएगी और एकता भी अच्छी रहेगी और दोनों परिवार सुखी रहेंगे और दोनों वर वधू भी अच्छे रहेंगे। संविधान को साक्षी मानकर विवाह करने का पहला मामला बैतूल में ही सामने आया था, जब 3 साल पहले डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने मलेशिया में भारत के संविधान को साक्षी मानकर विवाह किया था। इस तरह के प्रयासों से तो ये माना जा सकता है कि भारत के युवा संविधान को लेकर जागरूक हैं। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 भोपाल। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर से भक्तों की अपार श्रद्धा है, आस्था है। महाकाल इसे और दिव्य और भव्य बनाता है। यहां दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी इन दिनों खूब चर्चा है। महाकाल मंदिर में पूजा से कोई नई परंपरा क्या जुड़ी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आस्था का परम लोक महाकाल लोक। बाबा महाकाल के दर से भक्तों की आस्था तो ऐसे भी अगाध है, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद दरबार से रिश्ते और अटूट होते जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर धाम में रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं, मन्नत मांगते हैं। उनकी इस आस्था में एक अब नया अध्याय जुड़ चुका है। महाकाल लोक कैंपस के पास ही कुछ खाली जमीन है, वहां पत्थरों से बनाए गए इन घरौंदों को देख रहे हैं आप। यही है वो अध्याय जो आस्था की किताब से रोज जुड़ रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर यहाँ घरौंदे बनाएंगे तो उनके भी मनचाहे आशियाने बन सकेंगे। बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि सब आजकल सभी जगह बड़े बड़े तीर्थ स्थल पे जाते हैं लोग, तो ये पत्थर के घर बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब इनकी ये रहता है कि पुराने हम यहाँ पे अगर अपना घर बनाएंगे, जिस भी तरीके से अपना घर बनाएंगे तो हमारा भी उस तरीके से घर बन जाएगा। बड़े बड़े जैसे कि अगर पत्थर यहाँ पे रख के हम अगर घर बनाना चाहेंगे तो हमारा घर भी इसी तरीके से बनेगा। खाली जमीन है, पत्थर पड़े हैं, और अगर लोगों की आस्था है तो बना लेने दीजिए पत्थरों से घर। पत्थर के टुकड़े ही सही, कलाकृतियां जैसी भी हों, देखेंगे तो आप भी कहेंगे तस्वीरें किसी म्यूजियम की हैं शायद। दरअसल जहां लोग घरौंदे बना रहे हैं, वहां जल्द ही महाकाल लोक फेज 2 का काम शुरू होना है। लिहाजा प्रशासन ने अभी से ही आगाह कर दिया है, भावनाओं के ये घरौंदे हटाने होंगे। बात यह भी महत्वपूर्ण है कि महाकाल मंदिर की ऐसी कोई परंपरा भी नहीं है। देखिए, निर्गम के सामने जो पत्थर पड़े हुए हैं वहां पर इस प्रकार की चीज हो रही है। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि वो हमारा फेज 2 महाकाल का विस्तारीकरण जो है उसका पार्ट है, और सामने हम लोग लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। शिखर दर्शन प्रोजेक्ट भी हमारा आ रहा है, इमरजेंसी एंट्री एग्जिट भी वहां पर बनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से जो स्पेस अभी पड़ा हुआ है वहां पर निर्माण कार्य होगा, तो जो भी वर्तमान में भूमि दिख रही है उसकी खुदाई सबसे पहले चालू होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो निश्चित रूप से डिस्टर्ब होंगी, और ऐसी कोई महाकाल मंदिर की परंपरा भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगा, कृपया ऐसा ना करें। वो विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट में शामिल है, वहां पर हमको जो भी आगे चीजें आवश्यक होंगी वो हमको करनी पड़ेगी। महाकालेश्वर मंदिर के पीछे महाकाल लोक में फेज 2 का काम होना है, और ये वो जगह है यहाँ पर जो काम होना है। इस पे श्रद्धालुओं द्वारा जो है मकान बना दिए गए हैं, घर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि ऐसा करने से जो है उनकी जो मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं, तो इसलिए ऐसा जो इस तरीके से पत्थरों से उन्होंने घर बनाए हैं। पर उज्जैन कलेक्टर का साफ कहना है कि ये महाकाल मंदिर फेज 2 का जो है काम होना है, यहाँ पर श्रद्धालु ऐसा ना करें, ताकि क्योंकि यहाँ पर फेज 2 का काम होना है महाकाल लोक का, और ये जगह उसमें उपयोग आएगी।
उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। कोरोना काल में महुआ से सैनिटाइजर इजाद करके देश विदेश तक महुआ और उसके गुणकारी तत्वों को पहचान दिलाने वाले या मशहूर करने वाले युवा साइंटिस्ट समर्थ जैन ने महुआ से नया आविष्कार किया है। समर्थ जैन अब महुआ से कई पौष्टिक खाद्य पदार्थ बनाकर लोगों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने और जशपुर से कुपोषण की दर कम करने के कवायद में जुटे हुए हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि महुआ का इस्तेमाल नशे के पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपसे कोई ये कहे कि महुआ से ऐसे पोषक तत्व बनाए जा सकते हैं जिससे कुपोषण जैसी बीमारी को दूर किया जा सके, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं तो फिर आप खुद सुन लीजिए और यकीन भी करिए। महुआ में सिर्फ और सिर्फ महुए में इतनी क्षमता है कि पूरी तरह से वो हमारे क्षेत्र में, जैसे कि अपन जानते हैं, खून की कमी और दूसरे तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के कुपोषण हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको दूर करने में सिर्फ और सिर्फ महुआ लाभकारी है। सुना आपने, महुआ में कितने पोषक तत्व मिलते हैं? और ये जो महाशय बता रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये हैं साइंटिस्ट समर्थ जैन। हाँ, ये वही समर्थ जैन हैं जिन्होंने कोरोना काल में जब सैनिटाइजर की कमी हो गई तो महुआ से सैनिटाइजर बना दिया। बता दें कि जशपुर के रहने वाले युवा साइंटिस्ट समर्थ जैन सालों पहले बेल्जियम में नौकरी करते थे। जब उनके अंदर अपने देश के लोगों के लिए कुछ करने की ललक उठी, लाखों की नौकरी छोड़ कुछ नया करने में वो यहां जुट गए। पहले सैनिटाइजर और अब महुआ से 6 प्रकार के नए खाद्य उत्पाद का इजाद कर दिया, जिससे कि कुपोषण दूर किया जा सकता है। अभी जो नई चीज़ें बन रही हैं उसमें अपने को कुछ एनर्जी बाइट्स हैं, कुकीज़ का दूसरा फॉर्म अपन कह सकते हैं। महुआ कैंडीज़ हैं जो कि महुआ के साथ चटपटे गोलियां हैं ताकि बच्चे भी उसे खा सकें। इसके अलावा महुआ का जैम है, महुआ से हम सॉस भी बना रहे हैं अभी। फिर जो अपन आम पापड़ खाते हैं उस तरह का। मुख्य प्रयास ये है कि खाने के डेली जो अपने खाने की हैबिट होती है या जो अपन खाना चाहते हैं उसमें महुआ को हम कैसे इंक्लूड करें। जशपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल भी मानते हैं कि महुआ से कुपोषण को दूर किया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की बैठक की, जिसमें महुआ से कुपोषण दूर करने वाले पदार्थ को बनाने के लिए महिलाओं को आगे लाने का निर्देश दिया गया, जिससे एक तो कुपोषण दूर हो जाएगा, वहीं महिलाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इससे जो हमारा कुपोषण का स्तर है उसको कम करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज ही हमने इसमें महिला बाल विकास की बैठक ली थी, तो सभी को इस संबंध में बताया भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसके लिए वो प्रोत्साहित करें और साथ में घर में जो बाड़ियाँ हैं उनको भी लगवाएं, जिससे कुपोषण का स्तर जो है और भी हम कम कर सकें। जिले के गरीब तबके तक जिला प्रशासन की मदद से महुए से बनी ये खाद्य सामग्रियां पहुंचेंगी। विशेषकर संरक्षित जनजातियों में बढ़ती कुपोषण की दर को कम करने के लिए ये खाद्य सामग्रियां उन तक पहुंचाई जाएंगी, ताकि जिले भर के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण सही रहे। दीपक सिंह, न्यूज 18, जशपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।